रेशियो है प्रोपोर्शन। जब आप कोई दो नंबर के बीच में कंपेयर करोगे, किसके बीच में? नंबर्स के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रेशियो बोलेंगे। और जब आप दो रेशियो के बीच में कंपेयर करोगे, कंपेरिजन बिटवीन रेशियो, उसको आप बोलते हो प्रोपोर्शन। उसको क्या बोलोगे? तो यहां अगर मान लो जैसे मैंने सपोज एक लिखा 2:3, 2:3, किसके बीच में कंपेयर हो रहा है? नंबर्स के बीच में। तो अगर नंबर्स के बीच में कंपेयर हो रहा है, इट मींस रेशियो है। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2:3, 4:5, दैट इज प्रोपोर्शन। ये क्या है? प्रोपोर्शन है। इसको लिखने का एक तरीका और है, 2:3 प्रोपोर्शन 4:5। यदि कोई रेशियो ऐसा लिखा हुआ है, उसको आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ऐसा लिखा जा सकता है ना। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आपके पास चार सिंबल्स होते हैं। रेशियो, डिवाइड, फ्रैक्शन। ठीक है, इन सबका मतलब होता है डिवाइड। इन सबका मतलब क्या होगा? डिवाइड। अगर आपके सामने ये ऐसा लिखा हुआ है 2:3, इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सेम इसी को आप 2:3 ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है? तो अगर कोई नंबर अगर आपको ऐसा लिखा है, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है ना? सपोज मान लो कि ये एक पिज्जा है ना? इसके अपन हिस्से करते हैं 1, ठीक है, 4 and 4। अब मैंने बोला कि इसके टोटल कितने पीसेस हुए हैं? कितने पीसेस हुए हैं टोटल? 8। कितने पीसेस हुए हैं टोटल? 8 पीसेस हुए। टोटल कितने पीसेस हुए? 8, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें से अगर मैंने आपको 3 दे दिया, कितने दे दिया? 3 दे दिया। मतलब मैंने आपको कितना दिया? कितना रेशियो, कितना पोर्शन दिया हूं मैंने आपको? 3/8। आपने कितना लिए हो? 3 लिए हो आउट ऑफ 8। अगर 5 दे दिए तो 5/8। इसमें आपको सिर्फ ये चीज समझना है कि जैसे अगर मैंने आपको 3 दे दिया, तो 3 कितने में से दिया हूं? 8 में से। कितने में से दिया हूं? 8 में से। रिमेनिंग कितना बच गया? 5/8। रिमेनिंग कितना बच गया? 5, है ना? देखो, कुछ चीज ऐसी होगी जो कॉमन लोगों के लिए है, आपको कॉमन लोगों की लैंग्वेज में नहीं बोलना है। आपको कैसे समझना है? जो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि 8 पीस थे, 8 में से 3 आपको दे दिए, कितने बचे? है ना? तो आप 5 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 5/8। क्योंकि आपके लिए 5 यूज का नहीं है, यूज का क्या है आपके लिए? 5/8। ये क्यों समझने बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो बोलेगा कि एक मिक्सचर है, उसमें से 3/11 निकाल लिए। कितना निकाल लिए? तो जैसे ही आपको पता चलता है कि 3/11 उसमें से निकाल लिया गया है, तो रिमेनिंग कितना बचा? कितना बचा रिमेनिंग? 8/11 बचा। तो माइंड में तुरंत आपके ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जहां आपने देखे 3/8 है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? 5/8। कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं तो फिर करोगे कि 8 माइनस 3/8, फिर यहाँ इस तरह टोटल पीस 1 रहेगा, इसमें 8 नहीं रहेगा। आपका वहां पे जो टोटल पीस आएगा वो 1 आता है, क्योंकि ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये कितनी है? 1 है कंप्लीट। उसमें से आपने 3/8 निकाले हो।
क्योंकि जो भी चीज रहेगी वो तो एक ही है ना। ये जो पूरा पीस है ये कितना है, एक है। एक में से आपने 3/8 निकाल लो, और वो एक की वैल्यू कितनी रहती है, 8। एक की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। ठीक है। हाँ, अब इसमें रेशियो में कुछ चीजें आती हैं, जैसे स्क्वायर रेशियो, है ना, क्यूब रेशियो, स्क्वायर रूट रेशियो और क्यूब रूट रेशियो। ये पहले बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते थे कि आपसे बोलते थे फाइंड द स्क्वायर रेशियो ऑफ 3:5। फाइंड द स्क्वायर रेशियो ऑफ 3:5, तो इसका स्क्वायर रेशियो क्या होगा, 3:5। इसका 9:25। स्क्वायर ऑफ 3 कितना होता है, 9, और स्क्वायर ऑफ 25। ठीक है। इसी तरीके से आपसे अगर पूछ लेता कि फाइंड द क्यूब रेशियो ऑफ 2:3, क्यूब रेशियो ऑफ 2:3, तो आपका क्या जाता, 8:27, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्यूब का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। क्यूब का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। 3 है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा। ठीक है। वैसे ही अगर 2 को करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। इसमें क्यूब रूट आता है, एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछेगा कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट। क्योंकि आपके जो सिलेबस रहता है, उस सिलेबस में आप जब सिलेबस देखते हो तो उसमें आपको लिखा रहता है स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ये लिखा रहता है। इट मीन्स कि वो आपसे सवाल इसमें पूछना ही है उसने, क्योंकि सिलेबस में दिया तो कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछता कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, है ना। आपको एक रेशियो दे देगा। रेशियो कैसे दे देगा, आपको बोल देगा कि फाइंड द रूट रेशियो ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द रूट रेशियो ऑफ दीज नंबर्स। कैसे फाइंड करोगे फिर, अब कई लोग क्या करेंगे, इसी को कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, 98 का। किसका स्क्वायर है, 98 का। ये किसका स्क्वायर है, 112 का। तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल के रेशियो निकलना था। अब ये और छोटा हो सकता है ना, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से करोगे तो कितने बार जाएगा, 49, 49, और यहाँ 2 से जब दोगे तो आ जाओ, कितना जाएगा, 56। और कैंसिल हो सकता है क्या, तो क्या रेशियो आ गया, 7:8। कैसा, हाँ, स्प्लिट करके, हाँ, वो स्क्वायर रूट की टेक्निक है। वो वो स्क्वायर रूट की ऐसी टेक्निक है, आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 98, सॉरी 9604 है, 9604। ठीक है। इसका रूट निकालना है आपको, आप इसको स्प्लिट करोगे, तो इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो, तो इसको स्प्लिट करोगे आप 98 इंटू 98। अब इसको स्प्लिट कर सकते हो फिर से, तो इसको कैसे स्प्लिट करोगे आप, 49 इंटू 2, फिर यहां से इंटू 49 इंटू 2। अभी 49 हो गया है, तो इसको आप कर सकते हो 7 इंटू 7
इंटू 2, फिर इसको कर सकते हो आप इंटू फिर से डबल सेवन इंटू 2, ये रेशियो आ गया। अब सेम इसी तरीके से आप इसका भी रेशियो करोगे और फिर उसको कैंसिल करोगे। जब आप उसको कैंसिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे ये और ये है ना, ये 7 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 7 बचेगा। और दूसरे वाले जब आप उधर से कैंसिल करोगे तो 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप इसके फैक्टर निकालना आपको मुश्किल जाएगा, क्योंकि स्प्लिट मेथड में लंबा जा रहा है ना। उसकी जगह अगर मैं डायरेक्ट आपको इसमें ये चीज बता दूं कि इसका स्क्वायर रूट 98 होता है और यहाँ से आपने ये कर दिए, क्योंकि स्प्लिट करने में आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। और माइंड में आपके एग्जाम में तुरंत फैक्टर तो आएंगे नहीं। स्क्वायर रूट निकालने की मेथड्स मैंने बताया हूँ आपको, तो वहां से आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ पूरा टाइप वाइज, इसमें लगभग 7 से 8 टाइप रहेंगे, 7 to 8 टाइप। बिल्कुल बेसिक से समझाना स्टार्ट करूंगा मैं, जो बेसिक रेशियो रहते हैं वहां से स्टार्ट होंगे। और फिर आखिरी की जब लास्ट टाइप तक आप जाओगे, जैसे परसेंटेज में अपन लास्ट टाइप तक आ गए है ना, 10 नंबर के टाइप के बाद से आप लोग को फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल गए थे उसमें पूरे। ऐसे यहाँ पर भी पहला दूसरा टाइप आपका थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ हाँ, बैठा लो। ठीक है, तो इसमें आपके लगभग 8 से 9 टाइप आएंगे रेशियो में जो रहेंगे। अभी टाइप 1 है, टाइप 1 में आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। टाइप 2 में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 3 से आपके प्री और मेंस दोनों कवर होंगे, टाइप 3 4 में, है ना। 5 6 8 ये वो टाइप रहेंगे जिसके क्वेश्चन मेंस लेवल में आते हैं, तो वहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी वैरायटी आती है पूरे इसमें क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है इसमें, जितने भी टाइप्स है सारे कवर कर लेंगे। ना, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में क्या होता है कि रेशियो को हम इक्वल करते हैं। टाइप नंबर 1 में क्या सीखेंगे, सबसे पहले रेशियो को इक्वल करना, 2 रेशियो को इक्वल करना, 3 रेशियो को इक्वल करना, है ना। 2 रेशियो और 3 रेशियो, एग्जाम में सवाल यही आ रहे हैं, अभी भी यही सवाल आ रहे हैं, बस उनका पूछने का तरीका बदल गया है। सवालों को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है ना। जैसे अभी जो सवाल आते हैं तो आपसे सवाल ऐसे देते हैं कि A/B = 3, B/C = 4, C/D = 6, इस टाइप से। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है ए और बी मिलाकर कितना है, कितना है, 3 है। बी और सी मिलाकर कितना है, सी और डी मिलाकर कितना है, 6। इसको आपको इस तरीके से समझना है। जब आपको A/B 3 दिया है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ए और बी मिला के, ए की वैल्यू 3 है क्या, नहीं, या बी की वैल्यू है क्या, नहीं। यहाँ पर जब बी और सी मिलाकर 4 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर बी और सी अकेले अकेले हैं क्या, नहीं, दोनों कंबाइंड है। तो इस तरीके से पूछते हैं, तो अपन इस तरीके के क्वेश्चन तक भी अपन आएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रेशियो इक्वल करने की, रेशियो इक्वल कैसे करना है वो सबसे पहले सीखेंगे। रेशियो इक्वल करने की एक बेसिक मेथड होती है ना, और एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले मैं आपको बेसिक वाली मेथड सिखाता हूँ ताकि बेसिक आपको अच्छे से आ जाए, उसके बाद रेशियो में डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करोगे फिर वो भी देख लेना। अब जैसे ए शेयर इज 2/3 ऑफ बी, है ना, ए का भाग बी के भाग का 2/3 है, मतलब ये ए का भाग बी के भाग का कितना है, यहाँ पे। हाँ, अब रेशियो लिखने के लिए जैसा आपके सामने लिखा है आप डायरेक्ट वैसा ही लिखोगे, जैसा लिखा है सेम वैसे लिखोगे। तो आप कैसे लिखोगे, ए का भाग A = 2/3 ऑफ बी, A = 2/3 ऑफ बी, ये
इसको लिखने का यही तरीका होता है ना। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जब ये ऐसा लिखा रहेगा तो उसको लिखते किस तरीके से है। ए का भाग बी के भाग का 2/3, ए शेयर इज 2/3 ऑफ बी शेयर, मतलब ए इक्वल्स टू 2/3 ऑफ के लिए इनटू का यूज करेंगे बी, है ना। ये बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके पास टफ क्वेश्चंस आएंगे तब आपको वहां पे ये इक्वेशन इस टाइप के बनाते आना चाहिए। इजी क्वेश्चंस के लिए नहीं है ये काय के लिए है, टफ क्वेश्चंस के लिए। नहीं तो आपको ये इक्वेशन ही बनाते नहीं आ रहा है कि जब हमारे पास ए बी सी डी अगर इस तरीके से लिखा है तो हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ना। लेकिन डायरेक्ट करने के लिए क्या देखोगे आप, ए शेयर अब आपको यहाँ पर दिया है, आप सीधे लिखोगे ए अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3, ए अपॉन बी इक्वल्स टू, जैसे एक 2/3 लिखा है ना, तो जो 2 वैल्यू है वो किसकी है, ए की, और 3 वैल्यू किसकी है, बी की। वैसे ही आप देखोगे कि 20 शेयर है, तो यहाँ पे लिखे आपने बी, उसके नीचे लिखे सी, और कितना बोल रहा है वो 3/4, तो बी का कितना हो गया, सी का कितना हो गया 4, डायरेक्ट आ गया। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। वैसे ही यहां पर बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। क्लियर है। अब रेशियो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है ना। अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 नहीं होता तो हमको रेशियो इक्वल करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, करना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो आपको रेशियो इक्वल करने की जरूरत है क्या। रेशियो इक्वल क्यों करते हैं कि जो दो अलग अलग हैं, जो दोनों अलग अलग हैं वो समान हो जाए, इसलिए आपको इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने यहाँ पर भी 3 दिया, यहाँ पर भी 3 दिया है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है डायरेक्ट 2, बी की कितनी है 3, और सी की कितनी है 4। तो अगर आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड ए इज टू सी, ए कितना है आपके पास, ए इज टू सी बोल रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 4, और छोटा हो सकता है तो 1:2। क्लियर है। तो रेशियो आपको वहां पे 1:2 आएगा। क्लियर है। यहाँ पे आपके पास बी और दोनों जगह, यहाँ पर भी बी और सी का कंपेयर था, यहाँ पर भी ए और बी का कंपेयर था। कॉमन कौन था दोनों में, बी। तो जो कॉमन रहेगा हमको उसको इक्वल करना पड़ता है, जो कॉमन रहेगा उसको इक्वल, वो अगर इक्वल हो गया तो चीजें बराबर। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ए इज टू बी 7:9 है, बी इज टू 3:5 है ना। यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी बी और सी है, दोनों में कॉमन कौन है, बी। कौन कॉमन है, बी। तो हमको बी को इक्वल करना है। तो पहले बेसिक जो तरीका है वो देखेंगे हम कि ए इज टू बी इज टू सी, ए इक्वल्स टू 7, बी इक्वल्स टू 9, देन बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 5। क्लियर है। 9 का 5 में इंटू करोगे कितना आएगा 45, 9 का 3 में करोगे कितना आएगा 27, 7 का 3 में करोगे कितना आएगा 21। ये और कैंसिल हो सकते हैं क्या, और कैंसिल होंगे, 3 से हो सकते हैं ना। हाँ, तो 3 से 7 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, और कैंसिल हो सकता है क्या, बताओ, हो सकता है और नहीं। तो ये एक आपकी बेसिक मेथड हो गई जो सबको आती है, तो आपको भी आना चाहिए। सबको आता है ये। दूसरा तरीका कैसा है, आपको इतना नहीं लिखना है एग्जाम में। आपने बोले यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, 9 है और 3 है, ठीक है। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, आता है नहीं आता है, कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, पक्का आता है। तो इस 3 का, ये तो 7:9 है ना यहाँ पे, है। इस 3 कितने टाइम्स में आता है 9, 3 टाइम्स में। उस 3 का इस 5 से इंटू कर दो, हो गया सिंगल लाइन में, है ना। तो जब इजी क्वेश्चन रहेगा
तो आप इजी क्वेश्चन में ऐसे करके टाइम वेस्ट करोगे क्या? नहीं। डायरेक्ट रेशियो बन रहे हैं। 3 के टेबल में 9 आता है ना, कितने टाइम्स में आता है? 3। उस 3 का इस 5 से इंटू कर दिए, हो गया। इजी था, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब आपसे क्या पूछ रहा, फाइंड एबीसी, आ गया। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन और ये जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ लिया हूं, ये कोई ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जाम से लेके तो हाई लेवल तक के एग्जाम जो रहेंगे आपके, सबके लेवल के क्वेश्चन सेट किया हूं, है ना? कि जैसे अगर आप बोलोगे कि मेरे को आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, रेलवे ग्रुप डी में जाना है ना? रेलवे ग्रुप डी का पेपर तो फिर भी थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन पुलिस आर्मी की तो बहुत आसान रहते हैं। तो उसमें अगर उस लेवल का अगर आपको एग्जाम देना है ना? तो वहां पे जब आप जा रहे हो तो ये क्वेश्चन अगर आया, तो आपको टाइम लगना है क्या? कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये? आपने सवाल पढ़े, यहाँ 7 9 इसका देखिए, बी 3 टाइम ज्यादा 15, तो 7 9 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 15 रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यदि ए का मान बी के मान का 1/3 भाग के बराबर, बी का सी के 1/2 भाग के बराबर, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। इसमें भी डायरेक्ट हुई है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास 1/2 और 1/3 है, तो ए का मतलब क्या है आपके लिए? 1 है। ए का मतलब क्या है? 1 है। बी का मतलब क्या है? 2 है। फिर यहाँ जब आप देखोगे तो बी का मतलब क्या है आपके लिए? 1 है। और सी का मतलब क्या है आपके लिए? 2। यही रेशियो है। 1/3, 1/3 सॉरी। 1/3 है, 1/3 और 1/2। अब एक के टेबल में, अब पहले सॉल्व करके बता देता हूं मैं। A:2, B:2, C, यहां हो गया 1:3, 1:2। ठीक है, यहाँ देखो कितना आएगा? 6। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 1 आया। लेकिन मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ बी की वैल्यू 1 है। क्या एक के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा? कितने टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स में। तो मैं इस 2 में 3 का इंटू कर दूं, तो मुझे वो 1:3 तो जैसा का वैसा ही दिख रहा है। दिखेगा नहीं दिखेगा? और यहाँ पे 2 के साथ 3 का इंटू कर दूंगा तो कितना आएगा? 6। ये आ गया, डायरेक्ट आ गया था सेम वैसे ही। कोई भी डाउट? आपसे पूछ रहा है फाइंड ए बी सी। क्लियर है? रेशियो इक्वल करने में प्रैक्टिस इसी से करना। इससे प्रैक्टिस क्यों करना? कैलकुलेशन फास्ट होते हैं, मतलब आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप डायरेक्ट ये करोगे ना कहीं आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस छोड़ रहे हो, क्योंकि वैसे तो आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं ना? तो फिर एग्जाम में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो जब भी घर में प्रैक्टिस करोगे तो एक बार बेसिक से उसको जरूर सॉल्व करना। बेसिक से सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपको ये आंसर लाना है, आपकी ये जो मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस हो रही है, एडिशन की प्रैक्टिस हो रही है, ये यहीं से होगी। लेकिन ये जब हो जाएगा तो आपको ये तो मालूम है ना, तो एग्जाम में आप ये करोगे तो यहाँ पे आपके कैलकुलेशन गलत नहीं होंगे। और प्रैक्टिस हमेशा बेसिक से करना। बेसिक स्ट्रांग है तो इजीली हो जाता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, है ना? थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, है ना? m/n = 3:2 है। सिंपल सी वैल्यू, m क्या होगा? 3। n क्या होगा? 2। आपके पास जो दिया है वो दिया है 4m + 5n इंटू 4m - 5n, है ना? सिंपली आपको क्या करना है, जहां m है वहां पे 3 पुट करना है, और जहां n है वहां पे 2 पुट करना है। जहां पे m रहेगा वहां 3, और जहां पे n रहेगा वहां, हाँ, यहाँ m है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12। m की जगह क्या है देखोगे आप? 3 देखोगे, तो 3 × 4 कितना हो गया? 12। प्लस n की वैल्यू कितनी है? तो 5 का इंटू 2 में करोगे कितना आएगा? 10। m की वैल्यू 3 है,
कौन सा डिवाइड वाला? 4m-5n, ये वाला। हाँ, उसको मतलब तो वही अपॉन में अपन इसको ऐसे लिख लेंगे। रेशियो ही पूछ रहे हैं ना वो। ठीक है, 4m कितना आएगा यहाँ पे? 12 - 10। यहां से जब आप देखोगे तो कितना जाएगा? 22/2 इक्वल्स टू। क्लियर है? तो जो वैल्यू दी हुई है आपको डायरेक्ट वैसे ही पुट करना है। इसमें जो सवाल आते हैं वो आपके आएंगे स्क्वायर के। क्या आएंगे? स्क्वायर के। क्वेश्चन जो आएगा वो क्या का आएगा? स्क्वायर का। है ना? आगे प्रैक्टिस में आपके पास दिखेगा वो क्वेश्चन। और हाँ, अब मुझे बताओ, A:2, B:1, 2, B:2, C:3, 4, C:2, D:5, 6। ठीक है, अब यहाँ पे A, B, C और C, D आ गए। फिर आपसे पूछ रहा है ABCD का रेशियो। सेम ऐसे ही A:2, B:2, C:2, D। क्लियर? यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 1:2। यहाँ पर आप जब देखोगे तो 3:4। यहाँ देखोगे तो 5:6। जब दो रेशियो रहते हैं AB और BC, कितने रेशियो? दो रेशियो, AB और BC। तो AB और BC रहेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होंगे। कितने होंगे? है ना, 3 नंबर का करते हैं यहां पर। AB BC, है ना? आपको कॉमन कितना लेना है? एक। कॉमन कितना निकालना है? एक ही कॉमन है ना, तो अगर एक कॉमन है तो एक बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे कॉमन कितने हैं? बी भी दो जगह है और सी भी दो जगह। कितने जगह है? दो। तो कितने नंबर के मल्टीप्लाई होंगे? 2 बार मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 बार कैसे? पहले 4 का 2 में और फिर 4 का 6 में। 24 और इंटू 2 कितना होगा? 48। ये आ गया 48। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा इसी 2 को लेना है। इस 2 का इस 3 से और इस 3 का इस 2 का इसी 4 से और 4 का 5 से। ये वाला नंबर भी रहेगा ना सी के साथ। तो 4 कितना होगा? 22। सी की वैल्यू निकल गई। अब निकालना है बी की वैल्यू। 2 का 3 में इंटू करोगे 6 और 5, 6 × 5 13। अब निकालना है ए की वैल्यू। तो 5 का इंटू 3 में और 3 का 1 में कितना होगा? 15। क्या ये वैल्यू और कैंसिल हो सकती है? होगी कैंसिल? नहीं होगी। तो आपका जो आंसर आएगा A:2, B:2, C:2, D वो हो जाएगा 15:30:40:40:48। क्लियर है ना? यहाँ पे आपको रेशियो जो मैं आपको बोलता डायरेक्ट मेथड से जो आपको करना है, वहां अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 2 बार आपको इक्वल करना पड़ेगा। कितने बार करना पड़ेगा? 2 बार। उससे ज्यादा बेटर ये रहेगा। तो इसलिए आपको ये चीज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बोलोगे कि मेरे को यहाँ करना है तो 2 और 3, तो 3 के टेबल में तो 2 आता नहीं है। तो 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। 6 जो है वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है ना। तो वहां से आप जब देखोगे तो इसको बनाने के लिए 1:3 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा कितना? इसको अगर 6 बनाना है आपको, इसको अगर 6 बनाना है
है ना, या फिर इसको 6 बनाना है तो कितने से इंटू करें आपने 3 से, तो इसका 3 से कर दोगे, इसका 2 से कर दोगे, तो यहाँ 3 से करें तो ये भी 3 में आ जाएगा। तो फिर आपका जब सी और डी आएगा तो फिर आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप उसको मल्टीप्लाई ही करोगे, लेकिन एक नंबर भी मिस हुआ तो आपका कैलकुलेशन गलत। यहाँ पे चीजें आपको क्लियर दिख रही है, तो मल्टीप्लाई होने के चांसेस इसमें कैसे हैं, कम है। एक बार वो भी बता देता हूं मैं, अगर आपको ठीक लगेगा तो आप उससे भी कर लेना, है ना। जैसे ए बी सी और डी है, ठीक है। जब अपन सिर्फ ए बी सी इन तीनों को देखते हैं, है ना, पहले तो एबीसी निकालना पड़ेगा अपने को क्योंकि ये दो रेशियो है। तो यहां से जब देखोगे तो 6 बनाना है दोनों को, दोनों को क्या बनाना है, 6, क्योंकि 2 और 3, है ना। ऐसे कौन सी संख्या है जो 2 के भी टेबल में आती है और 3 के भी टेबल में आती है, तो 6 है। तो 2 को 6 बनाने के लिए मतलब आपने बी को तो बना दिए क्या, 6, बी को क्या बना दिए, 6। अब 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 हो गया, और उसी 3, अब इसको 3 को 6 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा ना। तो 4 में 2 का इंटू कर दोगे तो कितना जाएगा, आया। तो आपका ये रेशियो तो इधर बन गया। अब आपको किससे कंपेयर करना है, सी से। किससे करना है, सी से। तो सी में यहां देखो कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 5 है, और यहाँ कितना है, 8 है ना। यहाँ पर सी और डी 5:6, 5:6 है ना। अब 5 और 8, 5 और 8, अब इसको नहीं देखना है, अब आप इस हिसाब से देखोगे तो 5 और 8 ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 और 8 दोनों के टेबल में आता है, 40। तो सी को आप क्या बना दोगे, 40, क्या बनाए, 40। किसका इंटू करे आपने इसमें, 5 का, करे नहीं करे। अब यहाँ 5 का इंटू करे तो इसमें भी तो 5 का इंटू करोगे, क्योंकि इन तीनों का रिलेशन है डायरेक्ट, और इसमें भी करोगे तो 15। अब 5 को 40 बनाने के लिए किसका इंटू लगेगा आपको, 8। किसका लगेगा, 8। तो यहाँ पे आप इस 6 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 40। यहाँ डी है ना, 6, तो 6 का 8 में इंटू करोगे, तो यहाँ डी का 8 में इंटू करोगे तो 48। ए बी सी डी ये भी आपका डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे आप लिख के इक्वल कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल कर रहे थे। अब डायरेक्ट इक्वल करने का एक रूल समझ लो कि क्या रूल होता है, क्योंकि आप कभी ना कभी तो जब आपको ये चीज बहुत आसान लगने लगेगी तो आप इस लेवल में आओगे। इस लेवल में आने के लिए एक बात ध्यान रखना कि जो भी रेशियो होता है A:B:C, तो जो चीज आप सी के साथ कर रहे हो वही चीज आपको किसके साथ करना पड़ेगा, ए और बी के साथ भी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में ना ये रेशियो कैसे बनता है। जैसे अगर मान लो कि मैंने लिखा है 12 16 20, 12 16 20, इसको जब मैं छोटा कर दूंगा 2 से तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10, और 4 से भी कैंसिल हो सकता है ना वो, 3 4 और 5, ये स्मॉलेस्ट रेशियो है। तो मतलब जब मैंने 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आया, और उसी को 4 को 16 से भी डिवाइड किया, उसी 4 को 3 से भी किया। तो ये वैल्यू लाने के लिए मैंने इसके साथ इन दोनों को भी कम किया था ना, कि नहीं किया था। तो अगर मान लो कि मेरे को इस 5 के साथ कोई भी चीज करूंगा मैं, अगर मेरे को 5 के साथ 3 का इंटू करना है, किसका इंटू करना है, 3 का, तो क्या मैं अकेले 5 के साथ 3 का इंटू कर सकता क्या, नहीं। किसके साथ करना पड़ेगा मेरे को, 3 और 4 के साथ भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब अपन ने यहाँ पे जब ये रेशियो इक्वल करे तो ये रेशियो आपको मिल के आया। तो जब 8 के साथ आप 5 का इंटू कर रहे थे तो इनको खाली छोड़ोगे क्या, वही 5 का इंटू आप इन दोनों के साथ भी करना पड़ेगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे जब 6 आया, डी डी की वैल्यू है ना 6, तो जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 के साथ कर रहे हो तो फिर डी के साथ भी यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि सी और डी का डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो जो चीज आप सी के साथ करोगे वही चीज फिर आपको डी के साथ भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, सी और डी का है।
ना, तो यहाँ जब आपने 5 का इंटू करे तो 8 का इंटू किसके साथ करना पड़ेगा, डी के साथ में। तो 6 इंटू 8 48। क्लियर है? दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, और रेशियो बना के करना है तो रेशियो बना के। रेशियो में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2 रेशियो रहेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई होगा, 3 रेशियो रहेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई। एक बार मल्टीप्लाई का फिर से बताता हूँ, इसमें ए डी आया है ना। अब फिर से एक और बार ध्यान से देखना, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का कितना है, तो आपने लिख दिए 3 4। बी और सी का कितना है, 8 9। सी डी का कितना है, 12 13 है। सबसे पहला जो आप करोगे, क्या करोगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, यहाँ की वैल्यू आएगी। दूसरा आप इसका और फिर इसका, ठीक है, ऐसी लाइन कीजिए तो मैं, ताकि समझ में जाए। ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी आपकी ये। तीसरा मल्टीप्लाई, यहां से करोगे, उसकी वैल्यू आएगी ये। चौथा मल्टीप्लाई फिर स्ट्रेट लाइन, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो। अब सीखने के लिए, क्योंकि घर जाके फिर कंफ्यूजन होगा कि मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 नंबर आना चाहिए ना, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, 4 का 4 इंटू 9 इंटू 13, है ना, या फिर 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 कितना होता है, 117। 117 इंटू 4 कितना होगा, 468, है ना। 117 इंटू 4, 117 का टेबल आता है क्या, नहीं, 17 का तो आता है। 100 का इंटू 4 में करोगे 400, 17 का इंटू 4 में करोगे 68, 468। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, 468। क्लियर है? अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की। इसको पकड़ो, इससे जाओ ऊपर और फिर इधर। ठीक है, 12 का इंटू 9 में करो 108। अब 108 का इंटू 4 में करना है, 108 का इंटू 4 में करना है, तो 430, 432, 432, 432। ठीक है, फिर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, v की। अब यहां से 4 का इंटू, यहीं से ले लो 12 का इंटू, अभी 12 से लिए थे, फिर से 12 से ले लो, 12 का इंटू 8 में करो 96। कितना आएगा, 96। 96 का इंटू 4 में करोगे तो 384। 96 का टेबल आता है, 100 का आता है, 100 इंटू 4 400। 4 का टेबल आता है, 4 इंटू 4 16, है ना। तो 400 में से 16 माइनस करोगे तो 384। ठीक है, फिर लास्ट में स्ट्रेट लाइन, तो पहले वाली स्ट्रेट लाइन और लास्ट वाली स्ट्रेट लाइन, फिर यहां से क्रॉस और यहां से क्रॉस। फिर 12 का इंटू 8 में करो 96। 96 का इंटू 3 में करोगे तो 288। 12 का इंटू 8 में करें 90, है ना। 12 का इंटू 8 में करें तो 96। 96 का इंटू 3 में, 96 का टेबल आता है क्या, 100 का आता है, 100 इंटू 3 300, उसमें से 12 माइनस करो 288। ये देखो, और छोटा हो सकता है ये 2 से कैंसिल हो सकता है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये सवाल को, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस सवाल को आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे क्या, रेशियो इक्वल करके कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो कैसे करना पड़ता आपको, इसी मेथड से। क्यों, क्योंकि वैल्यू कैसी आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। तो इसीलिए आपको एक बेसिक अपने स्ट्रांग रखना ही रखना है
क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पा रहे तो दूसरे लोग दिमाग लगा लेंगे, नहीं लगाएंगे, है ना? क्योंकि आप जितना लेवल आपका है उससे थोड़ा सी तो ज्यादा होगा ना, सामने वाला का भी अगर आप मान के चलो कि वो हमसे होशियार होगा तो बहुत थोड़ा सी होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा नहीं कि वो या डायरेक्टली इसको इक्वल कर लेगी 8 के और 4 के टेबल में 32 हो, फिर यहाँ से 8 से इंटू करेगा, फिर यहाँ फिर 12 और 13 को भी इक्वल कर लेगा। तो कहीं ना कहीं लिखना तो उसको भी पड़ेगा। तो मतलब वो भी आपका ओरल नहीं करेगा इसको, लिख के ही करना है क्योंकि टाइम उसको भी बचाना है। तो यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड रहेगी वो आपको आगे बढ़ाएगी, है ना? अगर मान लो कि बाकी लोग 96 इंटू 4 इस तरीके से लिख के कर रहे हैं तो आपने ओरल करके टाइम सेव कर लियो। और अगर आप भी लिख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हो। तो कैलकुलेशन में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में मेथड बताया हूँ पूरी, मल्टीप्लाई करने की डिफरेंस वगैरह याद करवाया था। तो 100 से किसी भी नंबर को, कोई भी कितने ही 100, 100, 200, 300, 400, 500 जो भी नंबर है उससे माइनस करना तो बहुत आसान है ना, कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। यदि a का मान b के 2/5, b का मान c के 2/3 भाग के बराबर है, 2/5 के बराबर, कर पाएंगे इसको आप? देखो, a इज टू b टू c इज टू d, है ना? कठिन लगेंगे तो आप इसी तरीके से बना के करो, जो आपको ओरल लग रहा है, ओरल करने लायक उसको ओरल कर लेना, जो नहीं लग रहा है वो आप ऐसे करोगे। तो यहाँ कितना जाएगा? 2:5। फिर b कितना है? 2:3। फिर 1:4। ठीक है। 5 के इंटू 3 में, 15 के इंटू 4 में, 5 के इंटू 3 में, 15 के इंटू 1 में, 5 के इंटू 2 में, 10 का इंटू 1 में, 2 का इंटू 2 में, 2 का इंटू 2 में, 4 का इंटू 1 में, कैंसिल हो सकता है? नहीं होगा, बीच में 15 आ गया, यही आपका रेशियो हो गया। क्लियर है? 3:4 रेशियो। उसने पूछा क्या? हाँ, A:D, तो यहाँ पर 1:15 आ जाएगा। आपसे A:D पूछ रहा है तो 4:60, लेकिन ये आंसर नहीं है तो आपकी कैंसिल होगा 1 और ये 15, तो 1:15 आंसर होगा उसमें। हाँ, जो पूछे, एक बार रेशियो बन गया तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे AD का मल्टीप्लाई पूछ सकता है, A+B C+D का रेशियो पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ लेगा उसके बाद। ये अगर निकालते आ गए तो वो आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको सब बन जाएगा। मेन रहता है आपका सिर्फ ये रेशियो निकालना। ठीक है, यहाँ पर भी ABCD देखो बन जाएगा क्या, बताना पड़ेगा। चलो इसका रेशियो आप लोग निकाल के बताओ। A:B:C:D, 4:5, 3:4, 6:, कितना आएगा बताओ? मतलब
आ गया? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ही थे। ये वाला भी बन जाएगा। यदि ए का भाग बी के 3/4, बी का सी के 1/2, सी का डी के 4/5 है, तो एबीसीडी क्या हुआ? सेम है। ए टू बी टू सी टू डी, 3/3:4, फिर बी 1:2, सी डी 4:5। 5 दूनी 10, 40। 416 दूनी 32, 416, 4 × 3 = 12। और कैंसिल हो सकता है 2 से, 4 से हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 4 × 40। ठीक है, 3 4। क्लियर? ये भी सेम है क्वेश्चन। A:B, 3:4, B:C, 5:7, C:D, 8:9। AD बताना है आपको। A:B:C:D, 3:4, देन 5:7, 8:9। ठीक है। हाँ, कितना आएगा? 9 का इंटू 7 में करोगे 63, 252, 222। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? टाइम क्यों लग रहा है? टेबल्स पढ़ने में, कैलकुलेशन में, है ना? कैलकुलेशन में टाइम कहीं और टाइम है। हाँ, मतलब यही कैलकुलेट करने में ही ना, मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करना। हाँ, तो अब वही दिमाग में आना चाहिए कि हमको इसको कैंसिल किससे करना है। 2 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हो? 2 से करते हैं ना, लेकिन आप ये देखो 12, 16, 24। अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, नहीं बताया था? 20 में 4 का भाग जाता है, 60 में 4 का भाग जाता है, 24 में जाता है, 52 में जाता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, मतलब पूरे डिजिट में जाएगा, तो डायरेक्ट आप 4 से देते ना, एक ही बार में जाता। पहले आपने 2 से दिए, फिर 2 से दिए, डबल टाइम लगा। एक ही बार में 4 से देते हो, 2 का टेबल पढ़ने में और 4 का टेबल पढ़ने में टाइम तो सेम लग रहा है ना। तो 2 बार 2 का टेबल एक बार 2 का टेबल पढ़ने में अगर 5 सेकंड लग रहा है, तो 2 बार 2 का टेबल पढ़ने में कितना लगेगा? 10 सेकंड। लेकिन एक बार 4 का टेबल पढ़ोगे तो भी तो 5 ही सेकंड लग रहा है।
तो जो आपको टाइम 10 सेकंड लग रहा था उसको 5 सेकंड कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। तो जितने डिविजिबिलिटी रूल का यही फायदा है कि आपको मालूम है कि नंबर देख के क्या आंसर हो सकता है उसका। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, आसान था बहुत। इसमें ई भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ई। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो यहां पर आपका हो गया 2:3:5:4, है ना? और यहां पर आपको दिया हुआ है क्या? D:E। यही है। अब मुझे यहां पर कितना दिया हुआ है? 3:5, है ना? अब इन दोनों को अगर मेरे को एक करना है तो 12 नहीं होगा क्या? होगा नहीं होगा? तो 4 में 3 का इंटू कर दो तो 12 आएगा। तो यहां हो गया 12। अब 3 में किसका इंटू करना पड़ेगा तो 12 आएगा? 4 का। तो इस 5 में भी किसका इंटू करना पड़ेगा मुझे? 4 का। 5 में भी किसका इंटू करना पड़ेगा? है ना? यहां से 4 से जाओगे, यहाँ 3 से, तो इस 4 में 3 का इंटू कर दिया तो 12 आ गया। अब अगर मैंने इस 3 में करना है तो 3 में कितने का इंटू करूंगा तो 12 आएगा? 4 का। तो 3 में 4 का इंटू करूंगा तो 12 आएगा। तो इस 5 में भी मुझे कितने का इंटू करना पड़ेगा? 4 का। तो कितना हो जाएगा? 20। अब मैंने यहाँ पर 4 में 3 का इंटू किया था तो 12 आया है। तो क्या इस 5 में भी 3 का इंटू नहीं करना पड़ेगा? इस 3 में भी 3 का इंटू नहीं करना पड़ेगा? इसमें भी 3 का इंटू नहीं करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ये ऐसा, वही चीज मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो शॉर्टकट दिखने में बहुत आसान रहता है। जितने भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वो दिखने में आपको आसान दिखेगी, लेकिन उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट रहता है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं जो इक्वल कर रहा हूं, तो ये 4 और 3 था, इस 4 का रिलेशन इन बाकी 3 के साथ है, इस 3 का रिलेशन इसके साथ में है। ठीक है? अब ऐसा कौन सा नंबर लाऊं जो 4 के लिए भी कंफर्टेबल है और 3 के लिए भी कंफर्टेबल है? हाँ, न्यूट्रलाइज मतलब कि इक्वल। तो इक्वल कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि 4 के टेबल है और 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है। तो कौन आता है? 12। तो आपने यहाँ पे 12 कर दिए, ये 12 तो आ गया ना। तो अब इसका रेशो ना 4 है ना 3 है, क्या रेशो है? 12। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 में कितने का इंटू करोगे तो 12 आएगा? 3 का। यहाँ पे 3 है, 3 में कितने का इंटू करोगे तो 12 आएगा? 4 का। ठीक है? अब 3 का इंटू कितने में किए तो 4 आया? 12 आया? 4 का। तो यहाँ पे जब 4 का इंटू किया तो 3 के साथ जो भी होगा उसमें भी तो 4 का इंटू होगा। तो 3 के साथ कौन है? 5 है। तो 5 में कितने का इंटू होगा? 4 का। तो इसलिए यहाँ पर आएगा 20। ठीक है? लेकिन ये 4 के साथ जो बाकी 3 है उसमें कितने का इंटू होगा? 3 का। क्यों? क्योंकि 4 में 3 का इंटू करके 12 लाए थे आपने, और 3 में 4 का इंटू करके लाए थे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है? ए इंटू ई। तो 20 और 6, ये आपका आंसर है। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन प्री लेवल में आराम से देखने के लिए मिलते हैं। आगे समझ में? कोई भी दिक्कत है, डाउट? पेपर आपने इससे पहले दिए तो आए दिखे ऐसे क्वेश्चन रेशियो के? आते हैं ना? लेकिन बनता आपको भी है और बाकी लोग को भी। डिफरेंस टाइम में लाना है अपने को, कैलकुलेशन की टाइमिंग में, है ना? क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है कि जो अगर एक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये मान के चलो कि 40%, जो 60 लोग जो हैं वो बिना पढ़े जा रहे हैं। है ना? रेलवे की भर्ती निकल रही है, 1 लाख फॉर्म भरे, 1-1 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ से डरने वाली बात ही नहीं है। उस 1 करोड़ में से कम 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनने कॉपी उठा के भी नहीं देखे। जैसे ही पता चलता है कि हाँ एक महीने के बाद एग्जाम होने वाली है तो फिर बुक्स लेकर आएंगे। है ना? 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। उस 20 लाख में से मुश्किल से 1.5-2 लाख जो लोग जो रहेंगे वो प्री पास होंगे। तो आपका कंपटीशन सिर्फ 2 लाख लोगों के साथ में, वो भी ऑल इंडिया लेवल में। है ना? तो आपको सिर्फ उतने से आगे जाना है, तो कंपटीशन ऐसे ही कम हो जाएगा।
तो अब वो लोग जैसी तैयारी कर रहे हैं, अपने को वो तो करना ही करना है, साथ में अपने एफर्ट्स अलग से लगाना है, जैसे हम चीजों को ज्यादा फास्ट कर सकें। अब देखो सेम है रेशियो ऐसे ही। हम्म, सवाल आगे देखो, अपन ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करे थे, जहां पे रेशियो इक्वल करते हैं। अब आ गए एग्जाम में जो क्वेश्चन जैसे पूछते हैं वो वाले क्वेश्चन। ए बी 5 7 है, ए बी टू कितना है ना, लेकिन सी डी जो दिया है वो अलग रेशियो दिया है आपको। तो ए बी तो आपको 5 7 दिख रहा है डायरेक्ट, ए इज टू बी 5:7, लेकिन सी की जो वैल्यू है वो ए की डबल है, तो 10 हो जाएगी, है ना। और डी की जो वैल्यू है वो बी की, आपसे क्या पूछ रहे हैं, ए सी और बी डी, तो इसका इंटू करोगे तो कितना जाएगा 50, और इसका इंटू करोगे तो कितना जाएगा, और छोटा हो सकता है क्या, नहीं, हो गया डायरेक्टली, है ना। आपने 5 7 के साथ कुछ भी करना है क्या आपको, नहीं, सी डी का आपने डायरेक्ट रेशियो, अब इसको भी आप और रेशियो कर सकते हैं, 5 7 दिख रहा है, आपको क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पर आपको सी और डी पूछ रहा है ना, तो ए तो है यहाँ पे, तो यहां से देखो ए का ए में इंटू करोगे, देखो जैसे अगर मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम में आया रहता मैं कैसे करता, ए इज टू बी 5:7, ये यहाँ दिख रहा है, सी इज टू बी 2a इज टू 3b, है ना। मैंने सिर्फ देखा कि मुझे पूछा क्या है, तो उन्होंने ए सी पूछा हुआ है, ए सी पूछा है ना, तो यहाँ सी में ए है, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 50, 7 का स्क्वायर इंटू 3 49 × 147, डायरेक्टली था, मतलब मेरे को ये कुछ भी लिखना भी नहीं पड़ता, ये नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ए है, मतलब 55 25 दूनी 50, है ना, 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू 3 147 है, बच गया टाइम, नहीं बचा है। तो आपको ये जो मेथड कर रहे हो उसके अलावा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने बोला कि यहाँ ए है, तो मतलब ए है, मतलब ए का ए में इंटू होगा ना, कि नहीं होगा, ए का ए में इंटू और मतलब उसका स्क्वायर, और रेशियो कितना दे, 2 और 3, तो आपको रेशियो 2 और 3 तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, आप सीधे बोले थे कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 147, होता 5 सेकंड से कम समय में, कि नहीं होता। और आपको दोनों में से कोई एक ही करते हैं तो आपको ऑप्शन में दिख जाता, एक ही अगर पहली 50 ला लिए रहते आपने, तो एक ही 50 वाला ऑप्शन रहता है, तो आप उसी को टिक लगाते आगे बढ़ जाते, क्योंकि मालूम है 50 तो आने ही आना है। अब 4 में से अगर एक ही में 50 है तो बाकी को आप चेक भी करोगे कि दूसरे को, जरूरत ही नहीं है, जो आप आंसर लाओगे वो वही लिख निकलेगा, तो बच रहा है टाइम, और 2 3 सेकंड में हो जाता वो, और कम समय में, है ना। तो क्वेश्चन टफ था कि इजी था, इजी था, तो इजी में और टाइम बचाना है, टफ में आप एक्यूरेसी के लिए टाइम ले लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, x/y कितना है, रेशियो निकालना है अब आपको, 3 और 2 है, कर पाओगे, बताना पड़ेगा, बता दो। x की वैल्यू आपकी 3, y की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर दो, डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ, 2 × x² है, मतलब 9, प्लस y² मतलब 4 × 3 = 12, मैं लिख देता हूँ 3 × 9, इसको प्लस करना है, 4 आएगा ना, अच्छा मैं 9 लिख दिया डायरेक्ट, y 2 के स्क्वायर 4, दूसरा रेशियो में सेम है आपके पास, वैल्यू वैल्यू बदल गई है ना, यहाँ 3 और 2 हो गया, पहले 2 एंड 3 था, अब कितना हो गया 3 एंड 2, तो अब आपके पास
3 इंटू सेम आएगा 9 लेकिन माइनस में, फिर 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है। यहां से जब देखोगे तो 18 और 12 कितना आएगा, 30 इज टू 18, तो 27 माइनस 8 कितना आएगा, और छोटा हो सकता है क्या, नहीं होगा क्योंकि 19 प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखना कि स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर करोगे क्या, स्क्वायर किसका बोल रहे हो वो, सिर्फ एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं ना, क्लियर। अब देखो, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 7-8 बार एग्जाम में आ चुका है। इसके दो आंसर आते हैं, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है ए बी सी डी, है ना, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है नहीं है, ए टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी, तो आप ए की जगह सी को रिप्लेस कर सकते हो और बी की जगह डी को रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब बोल रहा है कि एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी, तो यहाँ पर ए है तो क्या मैं ए को सी से रिप्लेस कर दूं, और यहाँ पर बी है तो डी से रिप्लेस कर दूं, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ एम डी प्लस, सॉरी, एम सी प्लस एन सी अपॉन एम डी प्लस एन डी। अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं सी को, नहीं ले सकता, सी कॉमन यहां से, डी कॉमन, तो आ जाएगा क्या, सी कितना, एम प्लस एन अपॉन डी एम प्लस एन, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, सी अपॉन डी। इसके दो ही आंसर बनते हैं, फिक्स्ड पैटर्न है, पैटर्न कैसा है, फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं होता है। इसके दो ही आंसर आएंगे, ए अपॉन बी या फिर सी अपॉन डी। एग्जाम में जो भी दोनों में से ऑप्शन लिखे आप टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अभी मैंने ए को रिप्लेस किया, सी को कर देता तो ए अपॉन बी आता ना, आता नहीं आता, तो देखो सी को अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो ए अपॉन बी, ए को कर रहा हूं तो, अब सॉल्व करने में क्या होता है कि हम अगर इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और आपने सी अपॉन डी निकाले, ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन में, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि आप ए को ही रिप्लेस करो या सी को ही करो, पहली बार ए को करके देखोगे, दूसरी बार सी को करके देखोगे, तभी तो आंसर पता चलेगा ना। लेकिन इसका फिक्स्ड आंसर है, या तो आंसर ए अपॉन बी होगा या तो सी अपॉन डी ही होगा। अगर ये पैटर्न आप पढ़ के 2-4 बार प्रैक्टिस करते हो और पढ़ के जाते हो और एग्जाम में दिखा, तो वैसे ही टिक लगाना, आ जाना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार पूछा है, कितने बार पूछा है, 7 से 8 बार, और सेम क्वेश्चन पूछा है, कहीं चेंजेस नहीं किया है, सब 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 सेम सेम, क्योंकि सेम ही है, एम एन में ही आया है वो, सातों 6-7 बार जितने बार आया वो एम एन में ही है उसमें, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जब, जब अपने को प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने क्यों बोलते हैं, प्रीवियस ईयर से फायदा क्या होता है कि अगर आपने पिछले 20 साल के पेपर कर लिए, कितने साल के, 20 साल के, मजा ले कि उसके बाहर कुछ भी आ जाए, आ ही नहीं सकता, मैथ्स में क्या नया लाएंगे वो, कुछ नया ला सकते हैं क्या, क्या पैटर्न चेंज करेंगे, जो पैटर्न है उसी पैटर्न को ही तो पूछेंगे ना वो, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना उनने वही है। 2004 में जो सवाल आया था ना एग्जाम में,
कब? 2004 में। जो क्वेश्चन 2004 में आया था, सेम क्वेश्चन 2025 में आया, एक एग्जैक्ट वही। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं पिछले 20 साल के क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। मतलब आप लोग को जो क्वेश्चंस हैं, वो कितने साल के हैं? 20 या 25 साल के? 2000 से क्वेश्चन है मेरे पास। 2000 से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन से लेके अभी 2025 तक जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हर लेवल के क्वेश्चन सभी हैं। तो एग्जाम में जब पेपर देकर आए, क्लास के स्टूडेंट ने बताया कि बोले सर आपने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, सेम क्वेश्चन आया था, बोले आंसर भी वही था, पूरी वैल्यू वही थी। तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई अजूबा वाला काम किया क्या? नहीं। है ना? उनको लग रहा था कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आ रहा है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अलग कुछ आ ही नहीं सकता। अगर मेरे को भी पेपर बनाने के लिए बोले, आपको भी पेपर बनाने के लिए बोले, आप अपना दिमाग लगाओगे क्या? क्या पेपर बनाने वाले के पास उतना दिमाग है कि वो पेपर बनाएगा? पेपर बनाने वाले के पास दिमाग है क्या कि वो नया पेपर फॉर्म करेगा? पेपर कौन बनाते हैं? जो एक क्वालिफाइड लोग हैं वही बना रहे हैं, जिसकी एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी, वही बनाएगा। जरूरी है कि वो उस चीज का एक्सपर्ट है? जरूरी है क्या? नहीं। पेपर बनाने के लिए बोलेंगे तो एक कॉमन सेंस की, मेरे को अगर पेपर बनाने बोले, जैसे मैं यूनिवर्सिटी की पेपर बनाता हूँ, मांगते हैं रेफरेंस के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन के लिए आप रेफरेंस क्वेश्चन दो करके। मैं क्या करता हूँ, पिछले 10 साल के पेपर उठाऊंगा, उसमें देखूंगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे, उसी का रेफरेंस देख के मैं एक नया पेपर बनाऊंगा। है ना? ताकि कोई मेरे पेपर को अगर पूछे कि भाई तुमने ये बनाया किस बेस पे हो, क्योंकि पेपर का लेवल भी तो मेरे को ऐसा रखना पड़ेगा ना कि भाई बच्चों का डिफिकल्टी लेवल वही रहा है जो पिछले साल था, कि बिल्कुल चेंज कर दूंगा कि पिछले साल बहुत आसान था और इस साल बिल्कुल टफ दे दिया, या पिछले साल बहुत टफ था इस साल बिल्कुल आसान दे दिए। एक लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैं रेफरेंस किसका लूंगा? प्रीवियस ईयर का ही लूंगा। एक आध दो क्वेश्चन 19-20 कर सकता हूँ कि कैट लेवल के दो क्वेश्चन डाल दिए बच्चों को डराने के लिए कि नहीं पेपर तो बहुत टफ था, वो सवाल तो किसी से नहीं बना। उतना ही करूंगा ना। पूरा पेपर बदलने वाला हूँ क्या? नहीं। 95% पेपर वही रहता है प्रीवियस ईयर। यहाँ तक कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने सही तरीके से 2-2,500 रीजनिंग के पजल सॉल्व कर लिए, आपको पैटर्न रट जाते हैं कि अगर पहली लाइन में ये बोला है तो पहली लाइन से आंसर आना ही नहीं है, मेरे को 2-3 लाइन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को हिंट मिलेगी। ये आपको प्रैक्टिस करके समझ में जाता है, क्योंकि पैटर्न तो फिक्स है ना रीजनिंग के भी। पजल आपको सॉल्व करवाना है तो पजल वो आपको सॉल्व होगा, इसलिए तो दिया है ना वो। नहीं होगा इसलिए दिया क्या? तो कहीं ना कहीं तो हिंट देगा, कहीं ना कहीं तो कुछ चीज रखेगा। क्योंकि अगर उसने उस पैटर्न को चेंज किया ना तो पजल सॉल्व ही नहीं होगा। अगर कोई दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहा है, मतलब हर लाइन में किसी दो तीन की इंफॉर्मेशन देगा। अगर उसने एक पेयर बनाया कि ए और सी डी की इंफॉर्मेशन देके लाइन चालू किया है, तो बाद में वो ऐसा नहीं कर पाएगा ना कि बी और डी की इंफॉर्मेशन देके चालू करे, क्योंकि अगर वहां से चालू करेगा तो उसका पूरा पजल क्या होगा? बिगड़ जाएगा ना। क्योंकि जब यहाँ से ए और सी से रिलेट करते हुए चल रहा है, तो फिर वो ए और डी से रिलेट करके सेम पैटर्न बना ही नहीं सकता। उसको पैटर्न क्या करना पड़ेगा? चेंज। और पैटर्न चेंज करेगा तो जरूरी नहीं कि उसका आंसर आए। तो आज के समय में इतनी फुर्सत किसके पास है कि नए सवालों में एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्या? नहीं है। जितने भी लोग हैं वो रेफरेंस लेते हैं, इसलिए आप देखोगे कि बैंकिंग में एसएससी के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में बैंकिंग के आते हैं, रेलवे में एसएससी के मिल जाएंगे। है ना? तो सभी जगह के पेपर कैसे हो रहे हैं? मिक्सअप हो रहे हैं। क्यों? पेपर टीसीएस ले रहा है। टीसीएस में काम करने वाले एम्प्लॉय तो वही है ना। रेलवे का भी पेपर वही निकाल रहे हैं, एसएससी का भी पेपर वही निकाल रहे हैं, बैंकिंग का भी पेपर वही निकाल रहे हैं। तो नया कहाँ से लाएंगे? इधर का माल उधर, उधर का माल इधर ही करेंगे ना। उनको मालूम है कितने परसेंट होंगे, 5% एस्पिरेंट्स होंगे जो इधर उधर पेपर देते हैं, बाकी सब के लिए तो नया ही लगेगा। लेकिन जो सब पेपर देते हैं उनको तो मालूम है भाई ये वाला तो एसएससी में पूछा था सवाल, ये वाला तो रेलवे में आया था, एसएससी का क्वेश्चन सेम रेलवे में आ गया। कैसे पता चला कि एसएससी का पेपर रेलवे में आ गया? निकालने वाले तो वही टीसीएस ही पेपर ले रही है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के एम्प्लॉय लोग ही पेपर सफल कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के उठाते हैं, राम और मोहन लिखे तो श्याम और उसमें गुंजन कर देंगे, बाकी वैल्यू जैसी की वैसी। तो पैटर्न तो कहीं चेंज नहीं हो रहे ना, नाम और वैल्यू ही चेंज होगी। तो इसलिए पैटर्न रट लो, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, वो तो किसी में भी आना है। अभी देखो,
क्या बोल रहा है ए प्लस बी सी, तो यहाँ पर देख लो 7 3 10 5 15, तो आपको डायरेक्ट एक ही मिल गया, एक ही बार में आपको 15 मिल गया ना, मिला नहीं मिला? ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो एबीसी का तो रेशियो ही दिया है, डायरेक्ट आ गया। अब फिर क्या बोल रहे हैं, 2a, कितना बोल रहे हैं तो, है ना, तो कितना जाएगा 14 और 3 17, 17 में से 5 गए 12, तो ये 3 से कर दोगे तो माइनस करना है ना, 3 5 और 3 से 4, 4:5 ही आगे रेशियो, खत्म। हाँ, बस हो ही गया है, एंडिंग ये, हाँ, है ना। पहले वाले जब सवाल करे थे तो बोर्ड में लिख रहे थे, अभी लिख रहे हैं क्या? 10 बजे जाना है ना, 10 से 10 बजे जाया करना। हाँ, यहाँ पर भी देखो, पहले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझो आप कैसा है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा लिख के बताया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। अब देखो, ए बी सी, 7 3 10 4 14 और 7, 2:1, खत्म। बताओ, कहीं भी लिखे, कुछ भी चीज करें, एक बार समझ में आ गया तो जो आप पहले 10 सेकंड में करे थे, अब 1 सेकंड में आंसर है। ये वाला देखो, ये अगले वाले टाइप के लिए मैंने हिंट दे के रखा हूं। ये जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिखा है आपके पास, है ना। अब पहले सब इसको भी आप डायरेक्ट कर लेते हैं, कैसे करते हैं, पहले मैं बेसिक में बता देता। 2a - 5b अपॉन 3a - 6b इक्वल्स टू 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसका, है ना। यही अगर आप देखते हैं तो 7 दूनी 14 है, कितना दिख रहा है 14a, लिख देता हूँ चलो, -35b इक्वल्स टू 12a -24b। ये इधर जाएगा तो जाएगा 2a इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 35 में से 24 11b, तो ये हो जाता a अपॉन b इक्वल्स टू 11/2, आंसर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप ये वाली स्टेप नहीं करते, आप यहां से देखते डायरेक्ट, 7 दूनी 14a, 7 दूनी 14a, 4 तिया 12, 14 में से 12 गए तो कितना बचा 2a, ठीक है। फिर 4, 7 का इंटू 5 में करते हैं 7 अपना 35, है ना। बी का देख रहे हैं ना अपन, 35 और कितना 24, 4 3 24, तो कितना आएगा 25, 35 में से 24 गए तो 11, तो 11b, ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 2, 11:2 आंसर। एग्जाम में तो आप ऐसे करोगे। और एक प्रो लेवल बता देता हूँ, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होंगे, होंगे नहीं होंगे, ए बी सी डी, एक नजर में देख लो 4 नंबर कौन से अलग हैं, ए के अलग है या बी के अलग होंगे ना, किसी एक के तो अलग होंगे, जिसके अलग होंगे सिर्फ उसको पकड़ लेंगे, जिसके अलग होंगे सिर्फ उसको पकड़ोगे। ए के अलग है, ए को ही सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू ही आ गई तो वहीं से आंसर आ गया, या बी के अलग है तो बी की वैल्यू आ गई, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो वो भी कर सकते हैं अपन, लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ पे आप एग्जैक्ट आंसर तक आ जाते हो, आपको ऑप्शन देख की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक से करना है तो ये बेसिक से, है ना।
कल टाइप नंबर 2 देखेंगे, जिसमें लगभग अपन ने कितने 18-19 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा, उसमें आप देख के जितने क्वेश्चन है टाइप वाइज, मतलब उसको पूरा पहले टाइप था आज का रेशियो में, स्टार्टिंग से जितनी चीजें हैं वो सारी कॉपी में आप कर लोगे। क्लियर?